प्रिय विद्यार्थी, आज हम सभी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले इसकी परिभाषाओं को जानते हैं। परिभाषा इसकी इस प्रकार है। उपसर्ग उस शब्दांश या अपव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। अगर सरल शब्दों में बात करें तो उपसर्ग वह शब्दांश होता है, यानी शब्द का अंश होता है जो मूल शब्द के पहले प्रयुक्त होकर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जैसे एक उदाहरण है हार। ये मूल शब्द है, इसमें प्र लगा दिए तो प्रहार। हार का मतलब गले में पहनने वाला या हार जाना, लेकिन प्रहार का अर्थ हो गया मारना। ऐसे ही मूल शब्द हार में आ लगा दिए तो आहार हो गया भोजन। तो इस प्रकार अगर इसके शब्द का विच्छेद करें तो देखेंगे ये दो शब्द उपसर्ग उपधन सर्ग के योग से बनता है। उप का अर्थ है समीप, निकट या पास में। सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। हार के पहले प्र उपसर्ग लगा दिया गया तो एक नया शब्द प्रहार बन गया जिसका अर्थ है मारना। उपसर्गों का स्वतंत्र अस्तित्व न होते हुए भी वे अन्य शब्दों के साथ मिलकर एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। उपसर्ग शब्द से पहले आते हैं, आपको ध्यान देना है। जैसे एक उदाहरण है अन और बन। अन यहाँ उपसर्ग है और बन मूल शब्द है, इससे अनबन शब्द बनता है। कुछ उपसर्गों के योग से शब्दों के मूल अर्थ में बहुत परिवर्तन नहीं होता है। जैसे भ्रमण शब्द के पहले परि लगा दें तो परिभ्रमण हो जाएगा, जो भ्रमण से अंतर नहीं होता है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। उपसर्ग की क्या विशेषताएं होती हैं? देखें, उपसर्ग की 3 विशेषताएं होते हैं। शब्द के अर्थ में परिवर्तन। देखिए इसके 2 उदाहरण, प्रधन वल प्रबल, अनुधन शासन अनुशासन, यानी शासन और अनुशासन में अंतर होता है, बल और प्रबल में अंतर होता है। उपसर्ग कुछ ऐसे होते हैं, अगर वो मूल शब्द के पहले लगते हैं तो मूल शब्द का अर्थ ही विपरीत कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। जैसे सत्य है और लगा दिए तो असत्य, यानी सत्य का उल्टा। यश के पहले अप लगा दिए, अपयश उसका उल्टा हो जाता है। कभी कभी खास परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आपको बताया विशुद्ध और शुद्ध में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। परिभ्रमण यानी भ्रमण और परिभ्रमण में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। आइए अब हम विचार करते हैं कि उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। उपसर्ग होते हैं 4। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है उर्दू के उपसर्ग और चौथा है आपका अंग्रेजी के उपसर्ग। आइए एक एक पे हम विचार करते हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, यानी संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के जो शब्दांश अगर हिंदी में उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाते हैं तो वे संस्कृत के उपसर्ग कहलाते हैं। यानी संस्कृत के शब्दांश हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। आइए हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे अति एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है अधिक, ऊपर या उस पार। अगर इससे काल में अति लगा देंगे, ये अति उपसर्ग है, और इसमें जोड़ देंगे काल तो हो जाएगा आपका अतिकाल, जैसे आप देख रहे हैं। ऐसे ही अत्याचार, अतिक्रमण भी अति से बनने वाले उपसर्ग हैं। ऐसे ही दूसरा उपसर्ग अधि, अधिका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। ऐसे ही आपका हो गया अधि और कार, कार मूल शब्द हो गया, अधिकार हो गया। ऐसे अध्यक्ष, अधिपति, इसके तमाम उदाहरण हैं। अब का अर्थ होता है बुरा या अभाव। जैसे आपका मान है, सम्मान है, इसमें अगर अप लगा दिया तो आपका क्या हो गया? अपमान हो गया, यानी अप का अर्थ बुरा होता है। ऐसे ही अपराध, अपहरण, अपकीर्ति, अव्यय, अपवाद इसके उदाहरण हैं। अ का अर्थ होता है अभाव या अज्ञान। जैसे देखिए इससे बने उपसर्ग शब्द हैं अस्वीकार, अधर्म।
अनु का अर्थ होता है पीछे, जैसे आपका हो गया अनुज, जो बड़े के बाद जो छोटा पुत्र होता है उन्हें अनुज। अनुपात, अनुवाद, अनुचर, अनुकरण, अनुरूप, अनुस्वार, अनुशीलन इसके उदाहरण हैं। ऐसे तमाम हैं। आइए देखते हैं अव का अर्थ होता है हीनता यानी हीन, अवलोकन या अनादर की भी बात होता है। अवलोकन, अवनत, अवस्था, अवसान, अवरोहण, अवतार, अवनीत इससे अव उपसर्ग से बने उदाहरण है। उप का अर्थ है निकटता या सादृश्य या गौण, सहायक भी होता है। इससे बने उपसर्ग को देखें, उपदेश, उपस्थित, उपवन, उपनाम, उपासना, उपभेद इत्यादि उपसर्ग से बने शब्द हैं। नि का अर्थ होता है भीतर, निदर्शन, निपात, नियुक्त, निवास, निरूपण, यानी नि उपसर्ग से बने शब्द आपके समक्ष थे। निर का अर्थ होता है निषेध, जैसे निर्वास, निराकरण, निर्भय, निअपराध, निर्वाह इत्यादि। निर्दोष, निर्जीव, निरो। ऐसे ही परि है, परा का अर्थ भी यहाँ परि के पहले परा है। परा का अर्थ होता है उल्टा, जैसे पराजय, पराभाव, परामर्श, पराभूत इत्यादि। ऐसे परि का अर्थ होता है चारों ओर यानी पूर्ण, इससे बनी है परिक्रमा, परिजन, परिमाण, परिधि। प्र का अर्थ होता है अधिक या आगे, जैसे प्रख्यात, जो लोग कहते हैं बड़े प्रख्यात विद्वान हैं तो इसका अर्थ प्रख्यात। प्रचार यानी जिसका आगे बढ़ के उसके बारे में चीज़ों को बताई जाए। प्रबल, प्रभु, प्रयोग, प्रगति, प्रसार, प्रयास ये सब इसके उदाहरण हैं। प्रति का अर्थ होता है विरोध, इससे बने उपसर्ग को देखें, परिवर्तन या बराबरी भी होता है। प्रतिक्षण, प्रतिनिधि, प्रतिकार यानी प्रति से बने, इसके अलावा प्रत्येक भी होते हैं। प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष आदि इसके उदाहरण हैं। आगे वी का अर्थ होता है हीनता या आपका जो है हीनता या भिन्नता। देखिए विकास, विज्ञान, विदेश, विधवा, विवाद, विशेष, विस्मरण इत्यादि हैं। सम, देखिए ध्यान देने योग्य बात है, परीक्षा में जब कभी पूछा जाता है तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। संयोग, इस पे अंक की मात्रा होती है। जब इसका उपसर्ग पूछा जाता है तो कई बच्चे इसके आंसर में संग लिख देते हैं, जबकि ये गलत होता है, क्योंकि इसका जब भी आप उपसर्ग बताएंगे तो सम ही होता है, ऐसा ही बताना है। इसलिए आपको बता दे रहे हैं। देखिए जैसे संजोग, संकल्प, संग्रह, संतोष, संन्यास, संयोग, संस्कार। सु का अर्थ होता है अच्छा, सुंदर, सुकृत, सुगम, सुलभ, सुंदर। अध का अर्थ होता है आधे के अर्थ में प्रयोग करते हैं। अध जला यानी पूरा जला नहीं है। अध पका, पूरा पका नहीं है। अध खिला, पूरा खिला नहीं है। ऐसे ही अध मरा होता है। इसका देखेंगे तो आगे अ का अर्थ भी निषेध के रूप में होता है, जिसका कोई मोल न हो, अनमोल, अनपढ़, अजान, अथाह जिसका कोई था न हो, अनमोल। उनका अर्थ होता है एक कम, याद रखेंगे। जैसे 20 से कम क्या होता है? 19, 29 40 से कम होता है, 49 50 से कम होता है, 59 ये सब हिंदी गिनतियाँ हैं। 60 से कम होता है 69, 77 से कम होता है। तो इस तरह आप उनका अर्थ होता है एक कम। दु का अर्थ होता है बुरा, जैसे दुकाल या आपका दुबला इत्यादि। बिन का अर्थ होता है निषेध यानी निगेटिव। बिन ब्याह यानी ब्याह नहीं हुआ है। बिन बोया, बिन देखा यानी देखा नहीं। बिन खाया, बिन चखा, बिन काम, ये सब निगेटिव की ओर, नकारात्मक की ओर ले जाते हैं। भर का अर्थ होता है पूरा। इससे बने उपसर्ग को देखें, भरसक, भरपूर, भरदीन इत्यादि। कु का अर्थ होता है बुराई, जैसे आपका कुखेत, खेत अच्छा नहीं। कुपुत्र जो अच्छा पुत्र नहीं है। कपूत भी अच्छा पुत्र नहीं है। कुढंग जिसका काम करने के ढंग नहीं होते हैं। आइए अब हम देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में यानी हिंदी के
ऐसे उपसर्ग जो हिंदी के शब्दांश होते हैं और जो के त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं। जैसे अन से बना है अनजान, अनकहा, अनदेखा इत्यादि। ऐसे ही यद है, अध का अर्थ आधा है, अध खिला, अध पका, ये संस्कृत में भी था, उनका अर्थ अभी हमने चर्चा किया। एक कम, 49, 29, ये एक कम संख्या को दिखाता है। दु का अर्थ बुरा है, दुबला, ये आपने संस्कृत वाले में भी इस उदाहरण को देखा। आइए मुख्य चीज़ों को देख लें। अव का अर्थ होता है हीन, जैसे अवगुण जिसके अंदर गुण नहीं है, अवघर जिसका घर नहीं हो, अवसर, अवसान यानी पतन की ओर। सु का अर्थ होता है अच्छा, सुडौल, सुजान का मतलब बुद्धिमान, सुघड़, सुफल, तमाम इसके उदाहरण हैं। बिन का अर्थ होता है बिना या निषेध, जैसे बिन ब्याह, बिन बादल, बिन पिए, बिन जाने, ये आपके हिंदी के उपसर्ग थे। अब उर्दू के शब्दांश जो उपसर्ग के तौर पे प्रयोग होते हैं उन्हें हम उर्दू के उपसर्ग कहते हैं। जैसे ला, ला का अर्थ होता है बिना, जैसे लाचार, कोई रास्ता नहीं, लाजवाब, लापरवाह, लापता। ऐसे बद का अर्थ होता है बुरा, जो खराब, जिसका नाम अच्छा नहीं है, बदनाम, बद दिमाग, बदमाश, बदकिस्मत। बे का अर्थ होता है जो हो न, यानी बिना, बेकाम, जिसके पास कोई काम न हो, बेअसर, जिसका कोई असर नहीं है, बेईमान, जिसके पास ईमान न हो। गैर का अर्थ होता है बिना, जैसे गैर कानूनी, जो कानून के बिना हो, गैर हाजिर, जो हाजिर न हो, गैर सरकारी, जो सरकारी न हो। खुश का अर्थ होता है श्रेष्ठ, जैसे खुशनुमा, खुशगवार, खुश मिजाज, खुशबू। ना का अर्थ होता है अभाव, नालायक, नामुमकिन, ऐसे नादान, नापसंद, नादान इत्यादि हैं। अल का अर्थ होता है निश्चित, जैसे अलबत्ता, अलगरज इत्यादि। बर का अर्थ होता है ऊपर, बर्खास्त या बाहर, बर्दाश्त के बाहर। बरकत यानी आपकी जो कमाई है उसमें वृद्धि हो रही है। दर का अर्थ होता है असल में, जैसे दर हकीकत, दरअसल। दर का अर्थ होता है में, दर का अर्थ में होता है, असल में, हकीकत में, दर हकीकत। ब का और ही होता है बनाम, बदौलत। बनाम यानी किसके बनाम मुकदमे में लिखा जाता है, यानी दो लोगों के किसके किसके बीच में हो रहा है। बा का अर्थ होता है साथ में, जैसे इज्जत है तो बा इज्जत, बा अदब, बा मौका। इस तरह आपने देखा, ये थे आपके उर्दू के उपसर्ग। अब करते हैं अंग्रेजी के शब्द हिंदी में उपसर्ग की तरह, यानी अंग्रेजी के शब्दांश अगर हिंदी में मूल शब्दों के साथ प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं तो अंग्रेजी के उपसर्ग कहलाते हैं। आइए देखें। सब का अर्थ होता है नीचे, यानी जज के नीचे होते हैं सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्टर से छोटे होते हैं। डिप्टी का अर्थ होता है सहायक, कलेक्टर के साथ डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। वाइस का अर्थ होता है सहायक, वाइस राय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के नीचे होते हैं, सहायक होते हैं। जनरल का अर्थ होता है प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ का अर्थ होता है प्रमुख, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी इत्यादि। हेड का अर्थ होता है मुख्य, हेड का अर्थ है मुख्य, जैसे देखिए आपका हेडमास्टर, हेड क्लर्क इत्यादि हैं। ये आपके थे अंग्रेजी के उपसर्ग। अब हम बात करेंगे कुछ संज्ञा या सर्वनाम भी जो होते हैं वह उपसर्ग के रूप में प्रयोग हो जाते हैं। देखिए अध, अधोगति, अधोमुखी, इस पे ध्यान देना है। आता है परीक्षा में आपका अधोगति, आपका इसका आपका पूछेगा उपसर्ग तो आप लिख देंगे अधो, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अधोगति में आप लिखेंगे हमेशा अधः, ये ध्यान देना है। अंत, इससे भीतर, अंतःकरण, अंतःपुर, अंतर्देशी। अभी आपने देखा अभी कई बार, यानी अभाव के रूप में है। अशोक यानी जिस शोक का अभाव हो। अकाल यानी कोई समय सीमा न हो, कब निश्चित हो। अधर्म जो धर्म के विरुद्ध हो। ऐसे पुनर मतलब पुनः, फिर। पुनर्जन्म यानी पुनर्जन्म हो। पुनर्जीवन, पुनर्निर्माण मतलब फिर से निर्माण।
सत का अर्थ होता है सज्जा, सज्जन या सच्चा। सत का अर्थ होता है सच्चा, यानी ऐसा जन जो सज्जन में देखिए काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है। इसका उपसर्ग पूछा जाता है, कई बच्चे जो है ऐसे कर देते हैं, सज्ज लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, क्योंकि सज्जन में हमेशा सत धन जन ऐसे करेंगे तब आपका सही होगा। स का अर्थ होता है साथ या सहकार, देखिए जैसे सहपाठी और सहयोगी। इसके अलावा दो उपसर्ग एक साथ होते हैं, जैसे निराकरण में देखें दो है, निर और आ। ऐसे ही आपका प्रतिकार में प्रति और उप दो उपसर्ग हैं। ऐसे ही सुसंस्कृत में सु और सम दो उपसर्ग हैं। ऐसे ही आपका अनाहार में अन और आ दो उपसर्ग हैं। ऐसे आगे देखें समाचार में सम और आ दो उपसर्ग हैं। अनाशक्ति में अन धन आ दो उपसर्ग हैं। समालोचना में दो उपसर्ग हैं, सम धन आ। तो इस प्रकार हम सभी ने देखा। कुछ और उदाहरण है, अति आ दो उपसर्ग हैं अत्याचार में। सुसंगठित में सुधन सम दो उपसर्ग हैं। ऐसे ही अ और प्रति में अप्रत्यक्ष होता है। देखिए प्रत्यक्ष का सबसे जटिल है, अगर पूछा जाए तो आप अ और प्रत्यक्ष कर देंगे, क्योंकि अ धन प्रति धन अक्ष ये आप करेंगे तब जाके आपका होगा प्रत्यक्ष शब्द बनेगा, यानी दो उपसर्ग हैं। तो इस तरह हमने उपसर्ग की परिभाषाओं पर विचार किया कि उपसर्ग किसे कहते हैं, फिर उपसर्ग की क्या विशेषता होती है, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार, और एक एक का हमने तमाम उदाहरणों के साथ अध्ययन किया। आशा है कि आप उपसर्ग को समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी इस पे अभ्यास करेंगे। चलिए आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।